नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। पॉलिटी सेशंस में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में। टुकड़े टुकड़े से हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज के टॉपिक पढ़ेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन टू दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन टू दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में किस वजह से या कौन सी क्वालिफिकेशन है कि हमें उसकी मेंबरशिप मिल सकती है। आज हम पढ़ेंगे क्या कारण है किस वजह से हमें मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या लोकसभा राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या तो फर्स्ट प्लेस पे इलेक्ट ही नहीं किया जाएगा या फिर लेटर ऑन उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब दल बदलना, पार्टी बदलना। तो किसी एक पार्टी के मेंबर ने वायलेट दी ऑफिस, जब वो मेंबर है पार्लियामेंट का, तब उसने एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या किसी इंडिपेंडेंट बंदे ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको डिफेक्शन का केस माना जाएगा और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो किस शेड्यूल के थ्रू होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा बहुत ब्रीफिंग लेंगे हम डिफेक्शन की, कि किस वजह से हम इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे वेकेटिंग ऑफ सीट्स। वेकेटिंग ऑफ सीट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, जो राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स है वो कब वेकेट होती हैं, किस तरीके से वेकेट होती है, तो उसके केसेस पढ़ेंगे। और एट दी लास्ट हम पढ़ेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। चौथा हम पढ़ेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। तो वही छोटी सी ओथ, कौन सी ओथ है, किसके सामने लेनी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? सो शैल वी स्टार्ट दी क्लास। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जाके ज्वाइन हो सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको पॉलिटी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। राइट फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत आपको सीक्वेंस में टेस्ट मिल जाएंगे, टेकन बाय सागर सर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, तो आप प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी जुड़े जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और साउंड हो सके। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सो डिस्क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं कि हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या तो आपको फर्स्ट प्लेस पे इलेक्ट ही नहीं किया जाएगा क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड हैं इस हाउस के लिए, या फिर अगर आप एनी विच वेज अगर कभी इलेक्ट भी हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई बाद में कर दिया जाएगा कि भैया आप इस हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, आपको डिस्क्वालीफाई दिया जाता है। क्या क्या कारण है वो अभी हम देख लेते हैं। आपको सबसे पहले बताना है कौन सा आर्टिकल है जो गवर्न करता है डिस्क्वालिफिकेशन टू दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। किस में बता रखा है हमारे को, कौन से आर्टिकल में हमारे संविधान के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र है। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन अलग अलग तरीके से, डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ रूल हमने बनाए भी हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट बाय 1951 के थ्रू। और फिर कुछ ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन है जो आगे भी कंटिन्यू किए गए किसी कारण से। तो क्या क्या है वो सारे आज हम देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं कि ये बंदे में अगर ये खूबियां हैं या ये गुण है या अवगुण है, कुछ भी आप कह लें, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा राइट एट दी फर्स्ट प्लेस। तो क्या क्या है? तो होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब लाभ का पद। कोई भी ऐसा पद आप अपने पास नहीं रख सकते हो। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हो, तो इसके साथ साथ आप ऐसी कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन नहीं रख सकते हो, गवर्नमेंट डेजिग्नेशन नहीं रख सकते हो जिससे आपको किसी भी प्रकार का अन्य बेनिफिट हो रहा अपार्ट फ्रॉम बीइंग दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? मेंबरशिप ऑफ दी पार्लियामेंट में। मतलब आप राज्यसभा के मेंबर हो तो आपका सारा ध्यान राज्यसभा के मेंबर के लिए होना चाहिए। सेम गोज विद दी लोकसभा। साथ साथ आप दूसरी कोई पोजीशन, गवर्नमेंट पोजीशन आप होल्ड नहीं करोगे जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जागे। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे यहां पे कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है राइट फ्रॉम दी स्टार्टिंग, और बहुत सारे केसेस हमने आफ्टर द इंडिपेंडेंस देखे हैं। अगर रीसेंट बात करें तो शिबू सोरेन, जया बच्चन, सोनिया गांधी, ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। क्लियर है? अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है
कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद, आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तब आप ऐसा कोई भी पद अपने पास नहीं रखेंगे, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं रखेंगे जिससे आपको अन्य बेनिफिट हो, कोई और प्रकार का बेनिफिट हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे अथॉरिटी में हो, आप नहीं रखेंगे, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। क्लियर है बात? और अगर आपने ये रखा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज अनसाउंड माइंड। कोई भी अनसाउंड माइंड है, कम दिमाग का आदमी है, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड है या मंदबुद्धि है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर माइंड नहीं है जिसका, इफ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। देन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, बेसिकली बैंकरप्ट, जो उजड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है और दिवालिया घोषित कर दिया गया है लीगली। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या हो गया? जो अभी तक अपने इंसॉल्वेंट, जो अभी तक अपने पैसे नहीं चुका पाया या उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज हैं उसे उसने डिस्चार्ज नहीं किया है। तो कोई भी इंसान जिसको डिक्लेयर्ड है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया है और अभी तक उसने अपनी लाइबिलिटीज नहीं चुकाई हैं, तो उसको आप मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट नहीं दे सकते एट दी फर्स्ट प्लेस। आगे बढ़ते हैं। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत सीधी सी बात है, आप पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं तो यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप ऐसा नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट नहीं पा सकते। और हैज अक्वायर्ड वॉलंटियर सिटीजनशिप ऑफ दी सम अदर कंट्री। तो ये मोटी मोटी एक ही बात है, किसी और कंट्री की आपने सिटीजनशिप ले ली, तो अगर आपको सिटीजन चैप्टर याद हो, सिटीजनशिप चैप्टर, तो जैसे ही कोई इंसान दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है ऑटोमेटिकली वो इंडिया की सिटीजनशिप खो देता है। तो ऑटोमेटिकली अगर इंडिया की सिटीजनशिप खो दी तो ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही कांट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? तो यहां तो कोई हो ही नहीं सिटीजन इंडिया का, या फिर किसी ने वॉलंटरली दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो, तो भी उसका मतलब वही है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा, और नहीं रहा तो फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। या फिर इफ ही सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ मेड बाय दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है और उसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। तो अभी जो हमने पढ़ा ये डिस्क्वालिफिकेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में, इसका आपको जवाब देना है, कौन से आर्टिकल में ये बता रखा है। क्लियर है? फिर पार्लियामेंट, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन है डिस्क्वालिफिकेशन बाय पार्लियामेंट लॉ। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस चैप्टर में कई बार हम इस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं और इलेक्शन से संबंधित ये लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसमें भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं कि अगर ये पॉइंट्स हैं और ये अगर हो रहे हैं तो भी क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या है देख लेते हैं। इफ ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, नॉट गिल्टी मतलब इफ ही इज फाउंड गिल्टी, ही शुड बी नॉट गिल्टी, मतलब कि अगर कोई भी ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस या इलेक्शन ऑफेंसेस जो डिस्क्राइब्ड है इलेक्शन कमीशन द्वारा, अगर वो ऑफेंस उनको करते हुए पाया गया या कोई भी ऐसी करप्ट प्रैक्टिस करते हुए पाया गया वाइलेट द इलेक्शन, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। करप्ट प्रैक्टिस बोले तो दारू पिला रहे हैं, धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, जात पात फैला रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रैक्टिस अगर आपको करते हुए पाया गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये तो हम हर इलेक्शन में देखते हैं, हम छोटे मोटे इलेक्शन में हमारे, चाहे आप छात्र संघ के इलेक्शन देख लो, चाहे आप पार्षद के इलेक्शन देख लो, चाहे वार्ड के देख लो, तो ये तो हम सब जगह देख रहे हैं। अगर जिसको आप करप्ट प्रैक्टिस बोल रहे हो तो ये तो हर जगह होती है। जात पात धर्म हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से फैलाया जा रहा है। दारू की हर किसी को जब भी इलेक्शन होते हैं तो दारू बांट दी जाती है, खाने पीने की चीज़ें बांट दी जाती है, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। लेकिन फिर भी किसी को डिस्क्वालीफाई होते हुए तो हमने नहीं देखा। तो उसका कारण ये है कि जब तक जुर्म पकड़ा ना जाए तब तक वो क्राइम नहीं है। तो ये है, बोला गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए अगर किसी को पाया गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, पर अगर नहीं पाया गया तो कोई मना ही नहीं है ना, तो इसलिए किसी को पकड़ा नहीं जाता और डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। हाँ, हालांकि शिकायत के बाद अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो उसे अनडाउटेडली क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, किसी भी प्रकार का ऑफेंस में उनको कॉन्विक्ट, उनको सजा नहीं सुनाई गई हो, ऐसा होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई होगा। अगर किसी भी ऑफेंस के तहत उनको कॉन्विक्ट किया गया है, उनको सजा सुनाई गई है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। क्लियर है? और उसमें क्या होना चाहिए, जो आपकी सजा है वो कम से कम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स होनी चाहिए, तभी बात कर रहे हैं। तो कॉन्विक्शन है, आपको छोटी मोटी सजा मिली है, आपको साल भर 6 महीने की सजा मिली है तो इट इज फाइन।
लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल की आपको सज़ा है, कॉन्विक्ट किया गया है आपको, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। और कितने समय तक के लिए नहीं बन सकते? तो इसका आंसर है 6 साल तक के लिए आप नहीं बन सकते, जब तक आप छूटते नहीं हो। आफ्टर द डेट ऑफ रिलीज 6 ईयर का गैप होगा, 6 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, उसके बाद वापस आप बन सकते हो। क्लियर है? साथ ही साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन स्कूल, प्रिवेंटिव डिटेंशन स्कूल मतलब यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी आदमी को धरपकड़ अगर हुई है, किसी को भी अपन मुलजिम ठहराया गया है, कॉन्विक्ट पाया गया है, उसको सजा हुई है 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए, तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जा सकता, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ रिलीज। ठीक है, वो उनका ऊपर एक बार है, एक बैन है। लेकिन अगर किसी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ा गया है और उसको जेल में डाला गया है 2 साल, 5 साल, 10 साल फॉर दैट मैटर, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ रोक टोक किन पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा जिनको डिटेन किया गया है। क्लियर है? फिर आते हैं, मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंस विद इन टाइम। हमारे इलेक्शन कमीशन को क्या होती है, हमारे को सारी इलेक्शन डिटेल देनी पड़ती है कि हमने इलेक्शन के प्रचार प्रमर्श में कितना पैसा खर्च करा है, क्या हिसाब किताब है, हमारा कितना असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, हमारी नेटवर्थ क्या है, सब कुछ हमें बताना पड़ता है। तो अगर इस हिसाब किताब को, इस अकाउंट्स को हमने सबमिट नहीं कराया विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम इलेक्शन कमीशन के पास, तो डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मतलब की बात नहीं है। मस्ट हैव नो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स ऑन सर्विसेज। सरकार के, ये वापस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड हो गया कि भैया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी सरकार की किसी भी प्रकार की नीति में आपका हाथ नहीं है या आपका कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, अगर है तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, जैसे मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट के ठेके लेता हूँ, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और कर भी देता हूँ तो मतलब फाइट नहीं कर सकता, और करता भी हूँ तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर पकड़ा गया तो। वापस बात क्या है, पकड़ा गया तो, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है पकड़ा गया तो, पर आप खुद समझिए जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आप कुछ भी करो, पर्दे के पीछे आप कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं। क्लियर है? पर लॉ बोलता है कि अगर आपको आपकी हिस्सेदारी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या किसी सर्विस में कोई बेनिफिट है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है? शुड नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट इन कॉर्पोरेशन विद गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ इक्वल टू और ग्रेटर देन 25%। किसी भी संस्थान में, किसी भी कॉर्पोरेशन में अगर 25% से ज्यादा होल्डिंग है गवर्नमेंट की, 25% या 25% से ज्यादा, और उसके आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजिंग एजेंट हो, सारा मैनेजमेंट देखते हो, तो आप वापस डिस्क्वालीफाइड हो फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्ट और डिसलॉयल्टी। बेईमानी और भ्रष्टाचार के तहत आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त नहीं किया गया हो, ये भी एक कंडीशन है हमारी। अगर किया गया है तो लोकसभा राज्यसभा को आप भूल जाओ। सिंपल सिंपल से हैं बिल्कुल, कोई बहुत ज़्यादा माथापोड़ी है नहीं, तो सिर्फ एक बार पढ़ो और समझ में आ जाएगा। नॉट कॉन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। किसी भी ग्रुप में, किसी भी गुटों में आपस में लड़ाई कराना, झगड़े कराना, किसी कारण से, जात पात धर्म कुछ भी वजह से, कलर कास्ट क्रीड कुछ भी, अगर आप झगड़े करा रहे हैं, आपने मतभेद फैलाए हैं और आपको पाया गया है दोषी, तो आप मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट से हाथ धो देंगे या आपको फर्स्ट प्लेस पे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट मिलेगी नहीं। कॉन्विक्टेड ऑफ ब्राइबरी, घूसखोरी में आपको पकड़ा गया है, कॉन्विक्ट किया गया है, तो भी आप नहीं बनोगे। मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर डाउरी। ऐसी कोई सोशल कर्स जो हमारे देश में है, जो पहले ज़माने में हमारे फॉलो होते थे लेकिन बाद में इन्हें बैन कर दिया गया है, तो अगर ऐसी किसी भी प्रैक्टिस में आपको पाया गया है, विलुप्त पाया गया है, तो आपको भी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट नहीं मिलेगी। कौन कौन सी? डाउरी, सती, अनटचेबिलिटी, अदर सोशल कर्सेस, जो भी अलग सोशल टैबूज हैं या कर्सेस हैं, उनको अगर आपको करते हुए पाया गया है, कॉन्विक्ट किया गया है, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनोगे। ठीक है? अच्छा, ये जो सारे डिसीजन है अंडर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट या डिस्क्वालिफिकेशन जो हमें दिए गए हैं, इस पे फाइनल डिसीजन किसका होगा? कौन डिसाइड करेगा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आ रहा है या आरओपीए 1951 के तहत इसको रोकना है, डिस्क्वालीफाई करना है? तो ये फाइनल से होगा प्रेसिडेंट का। किसका से होगा फाइनल से? हमारे राष्ट्रपति का। और वो जो ये फाइनल से लेंगे वो किसकी ओपिनियन पे लेना चाहिए उनको? इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन पे, ऑन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्यों इलेक्शन कमीशन?
क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्शन से ही रिलेटेड है कि उनको इलेक्ट करने से पहले ही हमें डिस्क्वालीफाई करना है। तो यहाँ पे सारी माथापोड़ी जो इलेक्शन की है वो किसकी है, इलेक्शन कमीशन की है, तो उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के तहत किस किस लोगों को किन किन वजहों से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो डिफेक्शन का बहुत सिंपल सा मीनिंग है दल बदलना। दल बदलना, पार्टी बदलना। हम बचपन में खेलते थे तो ये होता है, अरे तू तो दल बदलू है यार, तू दल बदलू, तू यहाँ से वहाँ चल जाता है, अभी ये बात बोल रहा था, अब ये बात बोल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा इफेक्ट दे दिया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि 1960s 70s 80s का जो दौर था उस समय बहुत सारा डिफेक्शन हमने देखा गया था। लोग आया राम गया राम, एक उस टाइम कोड भी चला था कि एक आदमी आता है, एक पार्टी में रहता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जब उसको टिकट से जीत जाता है। खरीद फरोख्त चलती रहती थी, पैसा पकड़ाया, लिया 5 करोड़ रुपए दिए तेरे को, तू मेरी पार्टी में आ जा। तो हमारे देश में क्या लालचियों की कमी नहीं है, तो वो पार्टी चेंज कर लेते थे। इस वजह से हमारे देश में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी उस दरमियान। तो इसको एक सीरियस कॉज मान के, एक सीरियस प्रॉब्लम मान के हमने डिफेक्शन लॉ लाया और एक 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया हमने, जहां पे हमने डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब किया है। तो डिस्क्वालिफिकेशंस ड्यू टू डिफेक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन 10th शेड्यूल, आर गिवन इन 10th शेड्यूल। तो हमने एक 10th शेड्यूल इंसर्ट किया। आपको ये बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू 10th प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? तो इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, समय हो तो इसके अंदर क्या क्या है, 10th शेड्यूल में क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है ड्यू टू डिफेक्शन, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इफ अ पर्सन वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी whom on whose ticket he is elected to the house। तो अगर एक आदमी को हमने किसी पार्टी, जिस पार्टी के बेस पे हमने उनको टिकट दिया है और वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिफेक्शन का केस माना जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एक बात यहां देखने की है कि ये जो पार्ट है ये इलेक्ट होने के बाद, आफ्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बनने के बाद की कहानी है कि अब आप डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट आपको मिल गई, लेकिन बाद में आपने क्या करा, पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी, तो आपको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया। इससे पहले वाले जो हम पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, इलेक्शन कमीशन की जो दिक्कत थी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले की कहानी है कि अगर आपको यहां दोषी पाया गया तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, यहां आपको बेसिकली इलेक्शन फाइट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये है कि आप इलेक्ट होके आ चुके हैं हाउस में, लेकिन फिर बाद में जाके आपने ये कुकर्म करे हैं, तो इन कुकर्मों की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यहां पे क्या है, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी whose ticket he was elected to the house। तो जिस टिकट पे आपको, जिस पार्टी की टिकट के थ्रू आपको इलेक्शन पे आप खड़े हुए और जीते और आपने मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट पाई, उसी पार्टी को आप छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये दल बदलना डिफेक्शन है और इसके तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये इसका कारण क्या है? अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत, मतलब ये तो जबरदस्ती हो गई, खूंटी बांध ली अपन ने कि भैया मैंने अगर बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है तो मेरे को बीजेपी को ही फॉलो करना है। मेरे को बाद में जाके पता पड़ता है यार बीजेपी तो बेकार है, या फॉर दैट मैटर कांग्रेस बेकार है, मुझे बाद में जाके रियलाइज होता है। तो ये तो मेरे ऊपर मतलब आपने फंदा बांध लिया कि भैया मैंने जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ा है, भले ही वो पार्टी बाद में मेरे को पता पड़ती है कि मेरे लायक नहीं है, या मैं पार्टी के लायक नहीं हूँ, या पार्टी गंदी है, या मैं गंदा हूँ, कुछ भी XYZ, तो मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकता। ये तो आपने मेरी फ्रीडम रोक ली, आपने मेरे फंडामेंटल राइट्स ब्लॉक कर लिए। तो इस पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा से चलती हुई आई हैं, और ये ही चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सेपरेट लेक्चर लेंगे, तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अगर पार्टी बदल दी तो आपको टिकट और आपको मेंबरशिप आपकी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको फ्रॉम द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द पार्टी। अब ये इसका और आगे का रूप कि अगर किसी पार्टी ने कोई आपको बोला है कि आप पार्टी के मेंबर हो, तो जो पार्टी ने डिसाइड किया वही आपको फॉलो करना है। तो सपोज करो जैसे जीएसटी का हमारा बिल पास हुआ, तो हमारी पार्टी जिसने भी ये पास करा, जैसे बीजेपी ने करा, तो बीजेपी के सब मेंबर को इसको अपना कंसेंसस देना पड़ेगा, अपने कंसेंट देनी पड़ेगी, अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी जाके पार्टी के अगेंस्ट
एक्ट करे, पार्टी को पास करना है तो पार्टी ने उसको, सबने उसके ऊपर अपनी कंसेंट दी, असेंट दी, तभी वो आगे बढ़ा। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट बिहेव करोगे जो आपकी पार्टी चाहती है, और उसके अगेंस्ट अगर आप उसको बिहेव करते हो, तो भी आपको डिफेक्शन माना जाएगा। तो भी क्या माना जाएगा? इसे डिफेक्शन माना जाएगा, और इसके तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो जो पार्टी ने कहा है वो आपको मानना है, अगर नहीं मानते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। और इसको इंश्योर करने के लिए हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको इंश्योर करने के लिए एक विप ऑफिस क्रिएट किया जाता है, जो होता है एनफोर्सर, जो बेसिकली क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो पार्टी का डिसीजन है वो ही पूरे मेंबर फॉलो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको बैंत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम क्या है? विप। बैंत पड़ेगी और उनको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। क्लियर है? फिर आता है इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइंस एनी पार्टी। तो एक ही बात है, आप इस वाले केस को लोगे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो भी एक ही बात है, और इंडिपेंडेंट मेंबर है उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो भी एक ही बात है, क्योंकि दल बदलना तो हो ही गया, तो वो भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको इंडिपेंडेंट ही लड़ना है, इंडिपेंडेंट ही मेंबर रहना है। आप किसी पार्टी को अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहां पे क्या था, एक पार्टी के मेंबर हो, दूसरी पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के हो कांग्रेस कर लिया, कांग्रेस के हो बीजेपी को कर लिया। क्लियर है? तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं हमारे राज्यसभा के, जैसे 12 और लोकसभा के होते हैं जो भी नॉमिनेटेड, तो अगर इन लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने तक आपने ज्वाइन कर ली, इट इज फाइन। 6 महीने के बाद अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी है तो आपको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो डिफेक्शन इज बेसिकली दल बदलना। दल बदलने के सिंपल से आपको दिमाग में रहा, दल बदलना, जब भी पार्टी चेंज हो रही है किसी वजह से तो आपको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो डिफेक्शन की कहानी है ये डिसाइड कौन करेगा? जैसे उधर हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में जो भी डिसीजन लेगा वो लेगा फाइनल से किसका होगा? प्रेसिडेंट का, ऑन एडवाइस ऑफ, ऑन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहां पे क्या है कि अगर डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन है तो ये डिसाइड करने का राइट किसको दिया गया है? ये डिसाइड करने का राइट दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। तो अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन डिसाइड करेगा, और अगर स्पीकर डिसाइड करेगा, और राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन करेगा। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन और लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर। तो अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो रहा है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो फाइनल से किसका होगा? हमारे स्पीकर का। जो स्पीकर है, जो आज की तारीख में कौन है? ओम बिरला जी, वो डिसाइड करेंगे। और अगर राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो वहां का चेयरमैन, वहां का जो चेयरमैन होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। जनरली कौन होता है? जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो ही राज्यसभा के ऑफिस को प्रिसाइड करता है और उसे ही चेयरमैन कहा जाता है। तो फाइनल से किसका होगा? राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट और दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो जो भी चेयरमैन एक्ट कर रहा है वो, और लोकसभा में कौन होगा? लोकसभा के स्पीकर। हालांकि इनका जो भी फाइनल से है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और एज टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1992। 1992 के बाद इस डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया गया 1992 के बाद बाय सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? अच्छा, एक और बात ये ध्यान रखना, ये डिफेक्शन जो है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया है। किसके थ्रू लाया गया? अमेंडमेंट के थ्रू। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे लोग सोचते थे कि हम सब अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई बेईमानी है ही नहीं। लेकिन बाद में पता पड़ा कि भैया एलपेन लीव है, जीभ लपलपाए, जहां से पैसा आए वहां हम जाए। तो बहुत सारे लोग डिफेक्शन में घुसने लगे और एक ऐसा टाइम आ गया कि डिफेक्शन की वजह से हमारे देश में स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं हो पा रही थी। पार्टी के मेंबर इलेक्ट होते, दूसरी पार्टी ज्यादा पैसा फेंकती, ये लोग इधर शिफ्ट हो जाते, ये वापस पैसा फेंकती, ये वापस इधर शिफ्ट हो जाते। फॉर दैट मैटर एक लेजिस्लेटर है जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियां चेंज करी थी, यहां तक की स्थिति हो चुकी थी। मतलब आप लालच देख रहे हैं क्या? एक्सट्रीम लेवल का लालच है कि भैया आप एक पार्टी हो, दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, तीसरी पार्टी ज्वाइन करी, मतलब आपने 3 चेंजेस कर लिए विद इन अ डे। तो आप ये सोचें कि भैया आपकी कोई खुद की आइडियोलॉजी तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर किसी इंसान की आइडियोलॉजी होती तो उस पर काम तो करता हो, उसके साथ चलता तो सही। एक दिन में आप 3 पार्टी बदल रहे हो, मतलब कोई ना कोई अदर बेनिफिट आपको मिल रहा है। क्लियर है? और इसे ही रोकने के लिए हमने फिर
10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू हमने डिफेक्शन के लॉस क्रिएट करे। तो डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आ गया। अब डिस्क्वालिफिकेशन अपन ने क्या पढ़ा, डिस्क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड दे रखे हैं, फिर हमने पढ़ा पार्लियामेंट ने जो लॉज बना रखे हैं, और तीसरा हमने पढ़ा डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, ठीक है, 10th शेड्यूल के थ्रू। तो ये 3-4 तरीके से हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेकेटिंग ऑफ सीट्स। ये तो डिस्क्वालीफाई है, अब खाली कब कब होती है और कैसे होती है, क्या कारण है। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बट सीट वेकेट होगी। जब भी ऐसा होगा तो सीट वेकेट होगी। क्या है, सबसे पहला तो डबल मेंबरशिप। तो डबल मेंबरशिप मतलब 2 मेंबरशिप नहीं हो सकती आपकी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई इंसान 2 सीटों पे, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर नहीं बन सकता। मतलब वो लोकसभा का मेंबर भी है और राज्यसभा का मेंबर भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, कभी भी आदमी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता। मतलब आप अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हो और आप पार्लियामेंट में भी किसी हाउस के मेंबर हो, तो ये भी नहीं हो सकता। आप इंडिविजुअली एक ही हाउस के मेंबर हो सकते हो, या तो आप स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकते हो या फिर आप पार्लियामेंट में हो सकते हो। तीसरा, आप कहीं पे भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतने के बाद भी मेंबरशिप आपको एक ही सीट से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप अजमेर से भी जीत गए और आप जयपुर से भी जीत गए तो दोनों सीट आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको एक ही सीट मिलेगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी, अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी ने 2 सीट से इलेक्शन लड़ा था, जैसे अमेठी जहां वो स्मृति ईरानी से हार गए थे, और दूसरी एक और जगह आई डोंट नो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहां से वो जीते और वहां की सीट पे वो विराजमान है, वहां से उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते और वहां से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। क्लियर है। तो एक सीट पे एट अ टाइम एक ही जगह से आप सीट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो डबल मेंबरशिप किसी भी प्रकार की है, चाहे आपस में हाउस की हो, चाहे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो, चाहे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की हो, पॉसिबल नहीं है। एक ही सीट एक ही जगह मिलेगी आपको। क्लियर है। तो इसका सबसे पहला केस, इफ इलेक्टेड टू दी हाउसेस, टू बोथ दी हाउसेस 10 days टाइम। तो अगर दोनों हाउस में आप इलेक्ट कर दिए गए हो, आपको राज्यसभा में भी इलेक्ट किया गया, आपको लोकसभा में भी इलेक्ट किया है, तो आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा, आप चूज कर लो। अगर आप चूज नहीं कर पाते हो तो राज्यसभा वाली सीट चली जाएगी। जनरली जो प्रायोरिटी वाली सीट होती है उसको हम मानते हैं कि वो ले लेते हैं। तो राज्यसभा अपर हाउस है तो अपर हाउस की सीट हम ले लेते हैं। क्लियर है। तो अगर आप दोनों हाउस पे जीते हो, दोनों सीटें आपको मिली हैं, तो आप क्या करोगे, आपको एक ही चूज करनी है, 10 दिन का समय है आपके पास। नहीं होता तो आपको राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ेगी। सिमिलरली, सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इफ इलेक्टेड फर्स्ट हाउस सीट बिकम्स वेकेंट। तो अगर किसी एक हाउस के आप मेंबर हो, सपोज आप लोकसभा के मेंबर हो और आपको राज्यसभा में सीट मिल गई, तो अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपकी लोकसभा की सीट चल जाएगी। जो भी आपका पहला हाउस है वो छूट जाएगा। सिमिलरली, अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो, आपको लोकसभा की सीट मिल गई और आप चूज नहीं करते हो, तो राज्यसभा की सीट चली जाएगी। क्लियर है। तो जो भी पहला हाउस होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। यहां पे क्या था, दोनों हाउस में इलेक्ट हुए एक साथ, तो आपको चूज करना है 10 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो राज्यसभा की सीट जाएगी। यहां पे आप सिटिंग मेंबर हो एक किसी हाउस के, पहले से मेंबर हो एक हाउस के, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, दोनों में से फिर आप दूसरे हाउस में आते हो, आपको चूज करना है दोनों में से एक हाउस। अगर नहीं चूज कर पाते हो तो पहले हाउस की सीट चली जाएगी। क्लियर है, जो भी आपका पहला हाउस था। क्लियर है। इसके बाद, इफ इलेक्टेड ऑन 2 सीट्स ही शुड एक्सरसाइज ऑन 1 एल्स बोथ बिकम्स वेकेंट। अगर 2 सीट पे वो इलेक्ट हुए हैं, जैसे मैंने आपको राहुल गांधी का बताया था, 2 सीट पे सिलेक्ट हुए, अमेठी और दूसरा नाम याद नहीं आ रहा, एकदम स्किप हो रहा, याद था, बट स्टिल कोई बात नहीं। 2 सीट पे आप इलेक्ट हुए तो आपको एक ही सीट पे, राहुल गांधी हालांकि हार गए, अमेठी से हार गए और दूसरी वाली पे जीते, लेकिन अगर दोनों पे जीत जाते तो उनको एक ही सीट चूज करनी थी, नहीं तो दोनों सीट आपकी वेकेंट हो जाती। दोनों सीटें आपकी वेकेंट हो जाएगी। ठीक है। कांट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मैं आपको बता चुका हूं। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का भी आप मेंबर नहीं हो सकते एक साथ। अगर आप दोनों जगह इलेक्ट हो रहे हो तो आपको चूज करना है, नहीं तो आपकी पार्लियामेंट वाली सीट वेकेट हो जाएगी। कौन सी सीट वेकेट हो जाएगी? पार्लियामेंट वाली सीट वेकेट हो जाएगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो चूज जनरली आदमी क्या करता है? पार्लियामेंट की सीट को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सेंटर में बैठोगे तो हमेशा जनरली आदमी पार्लियामेंट की सीट ही चूज करेगा। जैसे हमारे रघु शर्मा जी, अगर आप ने कोई लोग जानते हो तो हमारे रघु शर्मा जी थे, जिनको दोनों सीट्स मिली थी, तो उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर की सीट पे छोड़ी, फिर उन्होंने पार्लियामेंट की सीट ग्रहण करी। क्लियर है। और इसके लिए इनको समय कितना दिया था? 14 डेज, 14 दिन का समय दिया जाता है ये चूज करने के लिए कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर आप पार्लियामेंट का पार्ट बनेंगे।
और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वेकेटिंग का, तो डिस्क्वालिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल, ये एक और तरीका है वेकेटिंग ऑफ सीट का। फिर एक आता है रेजिग्नेशन देते हैं अगर आप, तो रेजिग्नेशन अगर आपको देना है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो भी वेकेट हो जाएगी सीट, ऑब्वियस सी बात है, जब सीट से आदमी उठ के रिजाइन कर गया तो सीट खाली है। तो वो केस में कौन होती है, वो रेजिग्नेशन आपको देना है लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर को, और राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन को। हालांकि स्पीकर और चेयरमैन जो हैं वो चाहें तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें, और उन्हें लगता है कि यार ये वॉलंटरीली नहीं है, ये जबरदस्ती से आया है, फोर्सफुल है, कोर्जन है, कुछ भी एक XYZ केसेस हैं, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनल से उन्हीं का है। क्लियर है? सो रिजाइन बाय राइटिंग टू द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड टू द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। ही मे नॉट एक्सेप्ट इट इफ ही थिंक्स टू बी नॉट वॉलंटरी, मतलब इनको लगता है कि स्वेच्छा से रिजिग्नेशन नहीं दे रहे, किसी दबाव में दे रहे हैं, किसी धमकी में दे रहे हैं, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एब्सेंस, फिर आता है हमारा एब्सेंट। अगर कोई भी मेंबर एब्सेंट है फ्रॉम दी पार्लियामेंट्री सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर, 60 दिन तक के लिए वो एब्सेंट है, तो उसकी मेंबरशिप हट जाएगी, वो वेकेट मानी जाएगी सीट। 60 दिन, तो हमारे पार्लियामेंट में जो भी सेशन होते हैं उस सेशन के दरमियान अगर लगातार 60 डेज के लिए कोई भी मेंबर एब्सेंट है तो उसे वेकेट माना जाएगा। हालांकि इसमें 2 पीरियड काउंट नहीं होंगे, सेशन के बीच में, जैसे सेशन 1 है और ये सेशन 2 है, इसके बीच में जो पीरियड है इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सेशन जब चल रहा है हमारे पार्लियामेंट का तब ही इसको गिना जाएगा, सेशन जब बंद है, प्रोरोग्ड है, तो नहीं गिना जाएगा। और इनफैक्ट सेशन एडजर्न्ड है, मतलब सेशन जब होता है हमारे पार्लियामेंट में, जैसे 3 सेशन होते हैं, तो 3 सेशन के बीच में जो समय है, एक सेशन सपोज करो 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या महीने भर के लिए सेशन चला, तो महीने भर के लिए सेशन चला तो उस महीने भर तक की काउंटिंग होएगी। फिर महीने भर के बाद से सेशन क्या हो गया, प्रोरोग हो गया, फिर अगला सेशन 4 महीने बाद है, तो वो 60 दिन वो वाले नहीं गिनेंगे हम। क्लियर है? सपोज करो, सपोज एब्स्ट्रैक्ट, वापस मैं अभी सेशन में आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं कि विंटर सेशन, समर सेशन कैसे होगा, मॉनसून सेशन कैसे होगा, वो नहीं बता रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। अगर आप सपोज करो एक सेशन चल रहा है जनवरी से फरवरी, फिर फेब से लेके जून तक है छुट्टियां, सेशन की छुट्टियां, इसको बोलते हैं प्रोरोग कर दिया जाएगा ना, सेशन को प्रोरोग कर दिया कि भैया इसको हमने हटा दिया, अगला सेशन मिलेगा जुलाई में। तो जुलाई से लेके सितंबर सपोज हम मिल रहे हैं, जुलाई से सितंबर हम मिल रहे हैं, फिर सितंबर से वापस हमने सितंबर एंड से लेके हमने अक्टूबर छुट्टी कर दी, और फिर नवंबर दिसंबर वापस मिल गए। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द रियल सेशंस। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो जनवरी से फरवरी अगर कोई बंदा एब्सेंट है तो ये हो गया 30 दिन, जनवरी से 1 फरवरी है ना, 1 फरवरी बोल रहा हूँ, 30 दिन तो ये हो गए। अब ये जब 4 महीने बीच में बंद है तो इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको हम नहीं गिनेंगे, 4-5 महीने जो भी बंद है इसको हम नहीं गिनेंगे, फिर हम गिनेंगे जुलाई से सितंबर के बीच में। फिर इसके अगर वो 30 दिन एब्सेंट है तो ये टोटल हो जाएंगे 60 दिन, ये हो जाएंगे 60 दिन। और ऐसे अगर उसने 60 दिन कर लिए तो फिर उसे क्या माना जाएगा, वेकेट मानी जाएगी उसकी सीट। क्लियर है बात? या फिर इस जुलाई से सितंबर के पीरियड में लगातार 60 दिन एब्सेंट है तो भी मान लेंगे, तो भी मान लेंगे। क्लियर है? जब जब सेशन हो रहा है उसमें 60 काउंटिंग अगर उसकी एब्सेंट है लगातार तो वो मान लिया जाएगा वेकेट सीट से। क्लियर है? तो एडजर्नमेंट, और इसके बीच में सेशन के बीच में अगर हमने छुट्टी रखी है, सेशन चल रहा है हमारा जुलाई से सितंबर, सेशन पूरा चल रहा है, लेकिन बीच में 2 दिन का हमने गैप रखा है, तो भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जब तक वो गैप कितना हो, 4 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा, इट इज नॉट टू बी अकाउंटेड। तो जब सेशन हो रहा है तभी हमें गिनना है, बीच में जो छुट्टियां हैं 4 दिन से ज्यादा किसी भी तरीके से, चाहे प्रोरोग करके कर रही है चाहे एडजन करके कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? और क्या केसेस हैं वेकेट ऑफ सीट्स, वेकेटिंग दी सीट? तो इफ इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। अब हमारे जो इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई दोषी पाया गया है तो हमें कहीं पे भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं बोल रखा कि कोर्ट का कोई भी लेन देन है। हालांकि रिप्रेजेंटेशन डिस्क्वालिफाइड मेंबर के साथ क्या करना है ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रखा। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन एक्ट, पीपल एक्ट 1951 के तहत हाई कोर्ट को ये परमिशन दी गई है, हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्क्वालीफाई कर दे किसी भी आदमी को
तो ये जो लिखा हुआ है इफ इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, तो इलेक्शन को वॉइड कर दे ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्शन जो भी है, तो वो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? हाई कोर्ट लेगा। कौन लेगा? हाई कोर्ट। ये अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी है, ये अथॉरिटी कोर्ट को किसने दी है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने दी है कि आपको किसी इलेक्शन को अगर वॉइड डिक्लेयर करना है, रद्द करना है, तो वो से किसका होगा? हाई कोर्ट का होगा। और ये पावर हाई कोर्ट को किसने दी है? ये दी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। हालांकि जो अग्रीड पार्टी है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है, हाई कोर्ट के इस डिसीजन को। ये भी पावर दी गई है हमारे अग्रीड पार्टी को थ्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। और क्या केसेस हैं? इफ इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, मिसकंडक्ट के बेस पे किसी हाउस से इसको एक्सपेल कर दिया गया है तो और वेकेंटी ऑफ सीट्स मान लेंगे। इफ इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे उसको इलेक्ट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, वेकेट करनी पड़ेगी, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, तो भी उसको वाली सीटें छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये कारण है जिस वजह से आपको सीट्स छोड़नी पड़ती है, वेकेटिंग ऑफ सीट जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है हमारा ओथ एंड अफर्मेशन। क्या क्या ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ती है? तो वापस वही वाली बात, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन व्हिच ही इज अबाउट टू एंटर। ये हमारे को ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ती है। किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी इंसान के सामने, अपॉइंट जो उन्होंने करा है उसके सामने हमें उनको एड्रेस करते हुए ये हमारे को अफर्मेशन और ओथ हमें लेनी है। अब अगर हम ओथ नहीं लेते हैं, चलो वो बात की बात है। सबसे पहले कांट वोट, अगर उसने ओथ नहीं ली है तो सबसे पहली स्थिति में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनानी, और बनानी तो वो वोट भी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, जब मैंने कसम ही नहीं ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, तो मैं उस ओथ शपथ ही नहीं ली, तो मैं वोट भी किस अथॉरिटी से करूंगा। क्लियर है? कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, डज नॉट बिकम एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। किसी भी प्रकार की पार्लियामेंट की इम्यूनिटी या प्रिविलेजेस, फायदे उस आदमी को नहीं मिलेंगे जब तक वो शपथ नहीं लेंगे, ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेंगे इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट और द पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको दिख रहा? ठीक है। अगर वो ऐसा करता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में बैठता है, ओथ लेने बिना बैठता है या वोट करता है, तो उसमें 500 रुपये प्रतिदिन का फाइन लगेगा। तो अगर वो महीना भर बैठा, 30 दिन बैठा, तो 15,000 रुपये का उसको फाइन देना पड़ेगा, जो कि आई थिंक कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं के लिए, पर खैर ये कोई मतलब की बात नहीं है, ओथ वो ले ही लेता है। ठीक है? सो बिफोर टेकिंग ओथ, सब्सक्राइबिंग टू दी ओथ, ही नोज ही इज डिस्क्वालिफाइड। ये कब कब केस है? 500 रुपये का जो फाइन है वो कब कब है? अगर वो ओथ नहीं ले या उसको पता है कि वो डिस्क्वालिफाइड है पहले से, उसको पता है कि मेरे ऊपर कॉन्विक्शन है, मैं कॉन्विक्टेड हूं, मैं डिस्क्वालीफाई आज नहीं कल हो जाऊंगा, फिर भी वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बैठता है और वोट करता है, तो उसको 500 रुपये प्रतिदिन का फाइन लग सकता है। क्लियर है? उसने किसी कारण से इसे छुपा रखा हो। क्लियर? ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग बाय एनी पार्लियामेंट्री लॉ, या फिर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उसको रोक रखा है पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू कि भैया आप वोट नहीं कर सकते या बैठ नहीं सकते। इसके बावजूद वो अगर बैठता है या वोट करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, तो उसे 500 रुपये फाइन लगेगा पर दिन, प्रतिदिन। ये हमारी क्लास आज की खत्म। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या मतलब 2 क्वेश्चन है। अंडर विच शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन इज गिवन? कौन सा शेड्यूल हमने इंसर्ट करा डिफेक्शन के लिए? पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा इसको 2-4 बार, हमने मुंह से बोला, चिल्लाया हमने, तो आप लोग को अब तक तो पता हो जाना चाहिए। सेकंड, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, हाउ मेनी डेज ही इज गिवन टू चूज वन? अगर उसको दोनों टॉफी मिल जाती है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, तो उसको कौन सी खानी है ये चूज करने के लिए उसको कितने दिन मिलेंगे? वो लोकसभा का मेंबर भी बन गया, राज्यसभा का भी बन गया, तो कितने दिन के अंदर उसको तय करना है कि आपको कौन सी सीट लेनी है। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने ये पढ़ लिया। आगे हम बढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम जो पढ़ रहे हैं कि जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कंट्रोलिंग है पूरे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, वो रहती है उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। तो लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। तो उनके बारे में, उनकी क्या पावर होती है, कौन होते हैं, कैसे बनते हैं,
क्या क्या ऑथोरिटीज़ हैं, इस बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।